नमस्कार साथियों। हम लोग दोस्तों मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने दोस्तों कल आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में बताया था। उसमें दोस्तों लगभग हम लोगों ने पूरा ही कर लिया था शॉर्टली, जिसमें 15 अधिकरण थे। ठीक है, आज दोस्तों अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उनकी विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से शिलालेख में क्या कुछ पाया जाता है। ठीक है साथियों, जो दूसरा शिलालेख और 5वां शिलालेख और 13वां शिलालेख है, दूसरे 5वें और 13वें शिलालेख में विदेशी राजाओं और राज्यों का उल्लेख दिया गया है इसमें, और धर्म प्रचारक भेजने का भी उल्लेख दिया गया है। धर्म प्रचारक भेजने का उल्लेख, विदेशी राजाओं व राज्यों का उल्लेख दूसरे 5वें और 13वें शिलालेख में मिलता है। साथियों, दक्षिणी राज्य यानी संगम राज्य का उल्लेख दूसरे और 13वें शिलालेख में है। दक्षिणी राज्य संगम राज्य या राज्य का उल्लेख 13वें और दूसरे शिलालेख में है। 5वें शिलालेख में अशोक ने स्वयं के व अपने भाइयों के परिवारों का उल्लेख किया है। साथियों, धर्म प्रचारक भेजने का उल्लेख और विदेशी राजाओं या राज्यों का उल्लेख दूसरे 5वें और 13वें शिलालेख में दिया गया है, और दक्षिणी राज्य संगम राज्य का उल्लेख दूसरे और 13वें शिलालेख में दिया गया है। 5वें शिलालेख में अशोक ने स्वयं के व अपने भाइयों के परिवारों का उल्लेख किया है 5वें शिलालेख में। अब देखते हैं दोस्तों प्रथम शिलालेख। ठीक है, ये दोस्तों नॉर्मल बता दिए कि किसमें क्या क्या है। प्रथम शिलालेख, समाज उत्सव का निषेध किया गया है। जो प्रथम शिलालेख है उसमें दोस्तों समाज को जो उत्सव मनाए जाते थे उसका निषेध किया गया है। ठीक है, प्रथम शिलालेख में ही दोस्तों पशु बलि का निषेध किया गया है, यानी कि पशु बलि की निंदा की गई है, पशु को ना मारने के लिए आदेश दिए गए हैं, जानवरों को ना मारने के आदेश दिए गए हैं। ठीक है, पशु बलि निषेध प्रथम शिलालेख में। द्वितीय शिलालेख में दोस्तों सीमांत राज्यों का उल्लेख है, जिसमें चोल, पांड्य, सतीय पुत्र, केरल पुत्र, चेर, श्रीलंका, ताम्रपर्णी का उल्लेख किया गया है। और द्वितीय शिलालेख में ही दोस्तों यवन राज एंटियोकस का उल्लेख किया गया है। द्वितीय शिलालेख में ही दोस्तों पशु मनुष्य के लिए चिकित्सालय का उल्लेख किया गया है, और दोस्तों चिकित्सालय के साथ साथ जड़ी बूटियों को भी उगाना इसमें बताया गया है। और दोस्तों द्वितीय शिलालेख में ही लोक कल्याण कार्य जैसे कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगवाना आदि का उल्लेख किया गया है द्वितीय शिलालेख में। अब देखते हैं दोस्तों तृतीय शिलालेख। अशोक के तृतीय शिलालेख में अशोक के राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में युक्तों को रज्जुकों एवं प्रादेशिकों के साथ प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया गया है। अशोक का जो तृतीय शिलालेख है दोस्तों, उसमें अशोक ने अपने 12वें वर्ष में यानी कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में युक्तों और रज्जुकों और प्रादेशिकों के साथ प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों माता पिता, मित्रों तथा रिश्तेदारों के प्रति आज्ञाकारी होना भी कहा गया है। ब्राह्मणों श्रमणों को दान देना कहा गया है। अहिंसा, अल्प संग्रह व अल्प व्यय यानी धम्म के लिए आवश्यक बताए गए हैं तृतीय शिलालेख में। तृतीय शिलालेख में दोस्तों युक्तों को रज्जुकों एवं प्रादेशिकों के साथ प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया गया है तृतीय शिलालेख में। अब देखते हैं चतुर्थ शिलालेख। चतुर्थ शिलालेख में दोस्तों रणघोष की जगह धम्मघोष का स्थान यानी कि रणघोष के स्थान पर धम्मघोष को बताया गया है, यानी कि दोस्तों युद्ध आदि का त्याग करके धम्म के प्रति रुचि चतुर्थ शिलालेख में दी गई है। चतुर्थ शिलालेख में रणघोष के स्थान पर धम्मघोष, लोगों को दिव्य विमान, हाथी, अग्नि स्कंद, दिव्य रूपों के दर्शन का उल्लेख दिया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं 5वां शिलालेख। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, यानी कि ये दोस्तों अशोक का 13वें वर्ष के द्वारा लिखा गया है। देखिए 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। यवन, कंबोज, गांधार, रिष्टिक आदि जातियों का भी उल्लेख दोस्तों 5वें शिलालेख में मिलता है। यवन, कंबोज, गांधार और रिष्टिक जातियों का उल्लेख 5वें शिलालेख में है, और साथ ही 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति है। 6वां शिलालेख दोस्तों, इसमें प्रतिवेदकों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि वे प्रतिवेदक चाहे कुछ भी कर रहे हों, कहीं भी हों या खाना ही क्यों ना खा रहे हों, उन्हें दोस्तों प्रजा के कार्यों की सूचना देते रहें। ठीक है,
प्रतिवेदक प्रजा की कार्यों की सूचना देते रहें किसी भी हालत में। सातवें शिलालेख में लोगों को धर्म श्रावण के संदेश दिए गए हैं। सातवें शिलालेख में लोगों को धर्म श्रावण यानी कि सुनने के संदेश दिए गए हैं। सभी धर्मों के लोग सभी स्थानों पर रहें। किसी भी दोस्तों मजहब के व्यक्ति हैं वह किसी भी स्थान पर, धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। सातवें शिलालेख में कहा गया है सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण यानी आत्मसंयम एवं मन की पवित्रता होनी चाहिए। यह सातवें शिलालेख में उल्लेख है। आठवें शिलालेख में दोस्तों यह 10वें वर्ष में विहार यात्रा की अशोक ने। 8वें शिलालेख में उल्लेख है कि अशोक ने 10वें वर्ष में विहार की यात्रा की। आखेट के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत की। आखेट यानी कि शिकार करना, ठीक है। आखेट के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत की, जिसमें ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा लोगों से मिलना, धर्म वार्ता करना एवं उनके धम्म प्रश्नों का उत्तर देना बताया गया है। यह दोस्तों 8वें शिलालेख में है। 9वें शिलालेख में दोस्तों, 9वां शिलालेख में लोग विशेषतः यानी कि स्त्रियां बहुत सारहीन कार्य करती थीं। इनके स्थान पर धर्म मंगल गुरुजनों का सम्मान किया गया। ब्राह्मण श्रमणों को दान दिया गया। अहिंसा का पालन किया गया। इसमें धम्म मंगल को श्रेष्ठ बताया गया है। 9वें शिलालेख में दोस्तों स्त्रियां बहुत सारहीन कार्य करती थीं, ये उल्लेख है। और इनके स्थान पर धर्म मंगल गुरुजनों का सम्मान किया गया। ब्राह्मण श्रमणों को दान दिया गया। अहिंसा का पालन किया गया। और दोस्तों जो धर्म मंगल है या धम्म मंगल है इसको श्रेष्ठ बताया गया है 9वें शिलालेख में। आगे देखते हैं 10वां शिलालेख। साथियों जो अशोक का 10वां शिलालेख है इसमें धर्म की श्रेष्ठता यानी कि धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है, ठीक है। 10वें शिलालेख में धम्म की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 14 शिलालेखों में से दोस्तों जो 11वां शिलालेख है अशोक का, अशोक के 11वें शिलालेख में धम्म दान साधारण दान से भी उत्तम है, ठीक है। धम्म दान जो है वह साधारण दान से भी उत्तम बताया गया है। सेवकों व दासों से उचित व्यवहार किया गया है। सेवकों व दासों से उचित व्यवहार करना बताया गया है। मातृ पिता की सेवा करना बताया गया है 11वें शिलालेख में। परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति उदारता की नीति का अनुपालन करना बताया गया है दोस्तों। एवं अहिंसा ही धम्मदान है। 11वें शिलालेख में अहिंसा को सर्वोत्तम माना गया है और अहिंसा के लिए दोस्तों धम्मदान का शब्द लिया गया है, ठीक है। 12वें शिलालेख में दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है। सभी संप्रदायों के लोग एक दूसरे के संप्रदायों को जाने, ठीक है। सभी धर्मों के सार में वृद्धि की कामना की गई है। वाणी पर संयम, किसी के धर्म की आलोचना नहीं करना बताया गया है। 12वें शिलालेख में दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख किया गया है और दोस्तों सभी जो धर्म हैं वे बताया गया है कि लोगों को एक दूसरे के धर्म को जानना चाहिए और दोस्तों सभी धर्मों के सार में वृद्धि की जानी चाहिए। वाणी पर संयम रखना चाहिए और किसी के धर्म के प्रति आलोचनात्मक रूप से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। यह 12वें शिलालेख में उल्लेख है। 12वें शिलालेख में ही दोस्तों धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। सत्राध्यक्ष महामात्र एवं ब्रजभूमिक महामात्र नामक अधिकारियों के नाम मिलते हैं। 12वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है यानी कि धर्म महामात्रों का उल्लेख है। सत्राध्यक्ष महामात्र एवं ब्रजभूमिक महामात्र नामक अधिकारियों के भी नाम 12वें शिलालेख में मिलते हैं। 13वें शिलालेख, ठीक है। 13वां शिलालेख ये दोस्तों 14 शिलालेखों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह 13वां शिलालेख है और साथियों इसी में से सवाल आते हैं। 13वें शिलालेख में से ही दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में दोस्तों अशोक ने कलिंग को जीता था, ठीक है। अशोक के जो राज्याभिषेक का 8वां वर्ष था उसमें दोस्तों अशोक ने कलिंग को जीता। इसका भी उल्लेख दोस्तों 13वें शिलालेख में है। धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी है। 13वें शिलालेख में उल्लेख है यानी कि धम्म विजय जो है वह साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी है। 13वें शिलालेख में उल्लेख किया गया है। कलिंग विजय पर हुए नरसंहार पर पश्चाताप किया गया है अशोक के द्वारा। यह भी दोस्तों 13वें शिलालेख में है।
विदेशी राजाओं यानी कि विदेशी जो राजा थे एंटियोकस, टॉलमी, एंटीगोनस, मेगस एवं अलेक्जेंडर का उल्लेख तथा इन राजाओं के क्षेत्र में भी धम्म विजय का उल्लेख किया गया है। यह भी 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में ही दोस्तों दक्षिण में चोल, पांड्य, श्रीलंका में धम्म विजय, चोल, पांड्य व श्रीलंका में धम्म विजय का उल्लेख है। साम्राज्य के अंदर भी यवनों, कंबोजों और नाबकों, भोजों, आंध्र एवं पुलिंदों में हर जगह देवानाम्पीय के धम्म के आदेशों की अनुपालना का उल्लेख भी 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में दोस्तों जो दक्षिण में राज्य थे यानी चोल, पांड्य, श्रीलंका, इसमें भी दोस्तों धम्म विजय का उल्लेख किया गया है। और साम्राज्य के जो अंदर थे दोस्तों यानी कि यवन लोग थे, कंबोज थे, नाबक थे, भोज थे, आंध्र थे, पुलिंद थे, इनमें भी दोस्तों हर जगह देवानाम्पीय की जो धम्म था, देवानाम्पीय यानी कि अशोक का जो धम्म था उसके आदेशों के प्रति अनुपालना का उल्लेख भी 13वें शिलालेख में है। देवानाम्पीय को विश्वास है कि जो लोग गलती करते हैं उन्हें जहाँ तक हो संभव कर देना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों 13वें शिलालेख में जो आठविक जातियाँ थीं यानी कि जो जंगल में रहने वाली जातियाँ थीं उन्हें आठविक जातियाँ कहा जाता था। 13वें शिलालेख में ही आठविक जातियों के प्रति दोस्तों उन्हें क्षमा करने का आश्वासन दिया गया था। और दोस्तों अगर गलत कार्य करते थे आठविक जाति तो उनके लिए दोस्तों दंड देने की भी चेतावनी दी गई थी। ठीक है। 13वें शिलालेख में आठविक जातियों को दंड देने की चेतावनी दी गई थी और उन्हें क्षमा करने का भी आश्वासन दिया गया था अगर वे धम्म के आदेशों का अनुपालन न करें तो। अंतिम दोस्तों 14वां शिलालेख है। इसमें ये धम्म अभिलेखों जो 14वां शिलालेख है दोस्तों इसमें उल्लेख है कि ये धम्म अभिलेख इसलिए खुदवाए गए हैं कि लोग धम्म की अनुपालना करें। ठीक है। 14वें शिलालेख में दोस्तों जो बताया गया है इसमें सार है कि ये धम्म अभिलेख इसलिए खुदवाए गए हैं कि जो लोग हैं वह धम्म की अनुपालना करें। ठीक है। धौली एवं जौगढ़ में 11वां, 12वां और 13वां नंबर के शिलालेख के स्थान पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं। दोस्तों जो धौली एवं जौगढ़ है, धौली एवं जौगढ़ में 11वां और 12वां और 13वां शिलालेख नहीं पाया गया है। दोस्तों 11वें, 12वें और 13वें के स्थान पर 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख के स्थान पर यहाँ पर 2 पृथक कलिंग अभिलेख मिले हैं। ठीक है। ये तोसली एवं समपा के जिला अधिकारियों को संबोधित किए हैं। तोसली धौली का प्रशासनिक केंद्र था। जो तोसली था यह धौली का प्रशासनिक केंद्र था तथा जौगढ़ का प्रशासनिक केंद्र समपा था। ठीक है। जौगढ़ का प्रशासनिक केंद्र समपा था। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे। आगे साथियों देख लेते हैं कि कौन कौन से 11, 12 और 13वें नंबर पर कौन कौन से पृथक शिलालेख मिले हैं। ये दोस्तों प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख, यह दोस्तों 11वें, 12वें और 13वें शिलालेख के स्थान पर मिले हैं। प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख और द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख। ठीक है। प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, यह अशोक के द्वारा लिखा गया है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ उसी प्रकार प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ। साथियों प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं और जिस प्रकार मैं अपनी संतान यानी अपने बच्चों के लिए इहलौकिक एवं पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ उसी प्रकार दोस्तों सभी प्रजा के लिए मैं कामना करता हूँ, सभी प्रजा की भलाई के लिए मैं कामना करता हूँ। अभिधम्म की घोषणा तिष्य नक्षत्र के 8वें दिन की गई है। इसमें अभिधम्म की घोषणा तिष्य नक्षत्र के 8वें दिन में की गई है। प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में अभिधम्म की घोषणा तिष्य नक्षत्र के 8वें दिन की गई है। नगर प्रशासकों को आदेश दिया गया है कि लोगों को बिना किसी कारण के ना तो बंदी बनाया जाए और ना ही उन्हें यातना दी जाए। प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में साथियों लोगों को यह आदेश दिया गया है कि वह ना तो दोस्तों किसी भी नॉर्मल इंसान को बंदी ना बनाया जाए और यातना भी ना दी जाए। इस उद्देश्य के लिए प्रति 5वें वर्ष में
अधिकारियों को दौरे पर भेजने का आदेश दिया गया। प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में दोस्तों प्रति 5वें वर्ष में अधिकारियों को दौरे पर जाने के लिए आदेश दिया गया और उज्जैन व तक्षशिला में प्रति तीसरे वर्ष जाएं। ठीक है, उज्जैन और तक्षशिला में प्रति तीसरे वर्ष जाने का आदेश दिया गया कि वहाँ पर जाएं और यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेशों की आज्ञा का अनुपालन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इस चीज़ के लिए भेजा गया। अदर जो दोस्तों राज्य थे उनके लिए प्रति 5वें वर्ष में अधिकारियों को दौरे पर भेजने का आदेश दिया गया और जो उज्जैन और तक्षशिला था, ये दोनों के लिए दोस्तों प्रति तीसरे वर्ष में यह कहा गया कि प्रति तीसरे वर्ष अधिकारी लोग इन 2 जगहों पर जाएं, उज्जैन व तक्षशिला में। ठीक है, और यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेशों की आज्ञा का अनुपालन हो रहा है कि नहीं। ठीक, अब देखते हैं द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख। ये दोस्तों दोनों के दोनों जो हैं, यानी कि प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख और द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख, यह जो 11वां और 12वां और 13वां 11, 12, 13वां नंबर पे जो अभिलेख शिलालेख हैं दोस्तों, उनके स्थान पर ये पाए गए हैं। वहाँ पर 11, 12, 13 नहीं पाए गए हैं। ठीक है, इसमें भी अशोक कहता है, यानी कि द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख में भी अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। सीमांत क्षेत्रों में अविभाजित लोगों को भी धम्म का संदेश पहुंचाने एवं उनका विश्वास जीतने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। यानी कि अधिकारियों को कहा गया है जो सीमांत क्षेत्र हैं, यानी कि नज़दीकी क्षेत्र हैं, सीमा के नज़दीकी क्षेत्र हैं, उन्हें अविभाजित लोगों को भी धम्म का संदेश पहुंचाने एवं उनका विश्वास जीतने का यह आदेश अधिकारियों को दिया गया है अशोक के द्वारा। इस अभिलेख की घोषणा तिक्ष नक्षत्र के प्रत्येक चौथे माह में की जाएगी। ठीक है, इस अभिलेख की घोषणा तिक्ष नक्षत्र के प्रत्येक चौथे माह में की जाएगी। सन्नाती कर्नाटक से भी पृथक कलिंग शिलालेख मिला है। जो सन्नाती है दोस्तों, सन्नाती कर्नाटक से भी पृथक कलिंग शिलालेख मिला है। यहाँ पर दोस्तों अभिधम्म नहीं है, अभिलेख है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों अभिलेख की घोषणा, इस अभिलेख की घोषणा तिक्ष नक्षत्र के 8वें दिन की गई है, जो प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख है। और दोस्तों द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख में तिक्ष नक्षत्र के प्रत्येक चौथे माह में की जाएगी। यानी कि इस अभिलेख की घोषणा तिक्ष नक्षत्र के प्रत्येक चौथे माह में की जाएगी। ये द्वितीय पृथक कलिंग शिलालेख में है। ठीक है साथियों, अब हम लोग स्तंभ लेखों को पढ़ेंगे अगली वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही।